हेलो फ्रेंड्स, देव स्टडीज़ से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अभी जो है बिहार एसआई, दिल्ली एसआई और आपका जो है यूपी एसआई के एग्ज़ाम्स जो है आने वाले हैं। तो हम लोग जो है इसी से रिलेटेड जो है प्रैक्टिस सेट पर जो है काम कर रहे हैं। यानी इससे रिलेटेड जो 3 प्रैक्टिस सेट है वह जो है पहले ही अपलोड किए जा चुके हैं। तो जो इन दोस्तों ने वो प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो अपनी तैयारी को बेहतर रंग देने के लिए जो है आप पहले वो प्रैक्टिस सेट ज़रूर देख ले। तो ये चूँकि चौथा प्रैक्टिस सेट है इस सीरीज़ का, जो कि आपका एसआई एग्ज़ाम से रिलेटेड है। यानी अलग अलग सालों के जो है क्वेश्चंस जो है इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। ये आपका 2019 का प्रैक्टिस सेट है। तो आइए हम लोग बिना वक्त गवाए जो है इस वीडियो के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि किस मुग़ल शासक ने साहू को मुक्त किया था। तो 4 ऑप्शंस में बताना है दोस्तों कि किस मुग़ल शासक ने साहू को मुक्त किया था। तो साहू थे कौन दोस्तों? तो साहू जो थे आपके, यह जो है महाराज शिवाजी के जो है पौत्र थे। पौत्र यानी पोता थे और संभाजी के पुत्र थे। तो इन्हें जो है औरंगज़ेब के शासनकाल में जो है कैद कर लिया गया था। किंतु औरंगज़ेब की जब 1707 में मृत्यु होती है तो उसका पुत्र जो है आपका मुअज्जम जो है शासक बनता है। तो ये मुअज्जम जो है दोस्तों, यह आपका बहादुर शाह प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके द्वारा जो है आपका इसे साहू को मुक्त कर दिया जाता है। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि हिस्टोरिका नामक प्रसिद्ध जो है पुस्तक की रचना किसने की थी। तो हिस्टोरिका बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है दोस्तों। इसके रचनाकार के बारे में पूछा जा रहा है। तो हिस्टोरिका नामक जो पुस्तक है दोस्तों, यह जो है हेरोडोटस के द्वारा लिखी गई थी। और इस हेरोडोटस को जो है इतिहास का पितामह या जनक भी कहा जाता है। यानी इससे संबंधित प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। इन्हें पितामह और इतिहास के जनक कहे जाते हैं, ये हेरोडोटस। तो इसका सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में एम्स यानी पहला एम्स कहाँ खुला था। तो भारत में पहला एम्स कहाँ खुला था दोस्तों? तो भारत में जो पहला एम्स नई दिल्ली में खुला था। और यह जो है भारत का यानी इसकी जो स्थापना है दोस्तों 1956 में हुई थी। और इसका फुल फॉर्म होता है, क्योंकि कई बार फुल फॉर्म से रिलेटेड प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। तो ये इसका फुल फॉर्म होता है। और यह जो है 1956 में इसकी स्थापना की गई थी। अभी वर्तमान में जो है 14 एम्स पूरे भारत में यानी स्थापित किए जा चुके हैं। तो ये एम्स की स्थापना पहला एम्स कहाँ खुला था दोस्तों? नई दिल्ली में। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि किसने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था। तो किसने किया था दोस्तों? तो बंगाल यानी कि इसके 4 ऑप्शंस में हमें बताना है कि जो बंगाल है उसकी राजधानी पहले मुर्शिदाबाद थी, फिर इसे मुंगेर स्थानांतरित किया गया। तो कि करने वाला कौन था दोस्तों? तो यह जो है मीर कासिम के द्वारा जो है राजधानी आपका बंगाल की मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की गई थी। अंग्रेज़ों के जो है बढ़ते प्रभुत्व के कारण जो है दोस्तों, जो बंगाल का नवाब रहता है ये मीर कासिम, तो वह क्या करता है अंग्रेज़ों के बढ़ते प्रभुत्व को कम करने के लिए, उससे बचने के लिए जो अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित करता है। और वहाँ जो है बंदूक की फैक्ट्री भी वह जो है लगाता है। किंतु अंग्रेज़ भी इसका पीछा नहीं छोड़ता है और अंग्रेज़ जो है इसके पीछे पीछे वहाँ तक भी जाते हैं। तो ये आपका मीर कासिम ही थे जो राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित करते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा
कि निम्न में से कौन सा कालक्रम के अनुसार सही है। तो कालक्रम के अनुसार कौन सही है दोस्तों, ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन आपका, रामानुज, नामदेव, चैतन्य और तुलसी। यानी कि पहले आपके रामानुज आए, फिर नामदेव, फिर चैतन्य और फिर तुलसी आए। तो ये इसका सही क्रम हो जाएगा दोस्तों। रामानुज जो थे ये दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने वाले थे। यानी ये दक्षिण भारत के थे लेकिन उत्तर भारत में जो है भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार ये करते हैं। और रामानंद स्वामी का जो जन्म है आपका 1299 में, यानी इनका जो जन्म है 1299 ईस्वी में हुआ था। तो इनके द्वारा ही जो है उत्तर भारत में जो भक्ति आंदोलन का आरंभ हुआ था और ये जो है दक्षिण भारत में लाए। तो ये प्रथम हुए, नामदेव द्वितीय हुए, चैतन्य तृतीय और तुलसी जो है तुलसीदास जी ये चौथे हो गए। तो आपका बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन कांग्रेस का कभी अध्यक्ष नहीं बने। तो कांग्रेस के कौन अध्यक्ष कभी नहीं बने ये पूछा जा रहा है दोस्तों। तो एकदम सिंपल सा जवाब है इसका, बाल गंगाधर तिलक जो है दोस्तों ये कभी भी जो है कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। और ये जो बाल गंगाधर तिलक थे ये जो है आपके यानी कांग्रेस दो दलों में बट गई थी, गरम दल और नरम दल में। तो ये आपके गरम दल के जो है प्रमुख नेता थे, आपके गरम दल के बाल गंगाधर तिलक। तो ये जो है कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष ये नहीं बने थे। बाकी सुरेंद्र नाथ बनर्जी कांग्रेस के अध्यक्ष 1902 में अहमदाबाद में बने थे। गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में बनारस के अधिवेशन में बने थे। और महात्मा गांधी जो है 1924 के अधिवेशन में बने थे, किंतु बाल गंगाधर तिलक जो है कभी भी नहीं बने थे। तो आपका सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। मॉर्ले मिंटो सुधार कब आया था। तो मॉर्ले मिंटो सुधार के बारे में पूछा जा रहा है दोस्तों। तो मॉर्ले मिंटो सुधार जो है आपका कब आया ये पूछा जा रहा है। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा कि 1909 ईस्वी में जो है मॉर्ले मिंटो सुधार आया था। यह जो भारत परिषद अधिनियम 1909 भी कहलाता है। और यानी कि यह जो है मॉर्ले मिंटो सुधार कहा जाता है आपका भारत परिषद अधिनियम 1909। इसमें जो है लॉर्ड मार्ले भारत के राज्य सचिव थे। यानी कि लॉर्ड मार्ले के नाम से ही जो है यह मॉर्ले मिंटो सुधार जो है कहलाया, यानी परिषद अधिनियम कहलाया। तो ये आपका 1909 में जो है भारत आया था। तो आपका बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि सती प्रथा का उन्मूलन किसके सहयोग से हुआ था। तो सती प्रथा का उन्मूलन जो है दोस्तों वह जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय की जो है मदद से पहली बार जो है 1829 में जो है एक कानून बनाकर इसको जो है ख़त्म किया। यानी सती प्रथा का उन्मूलन जो है आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय के सहयोग से जो है कानून बनाकर 1829 में जो है आपको इस सती प्रथा का जो है अंत किया गया था। और आधुनिक जो है पुनर्जागरण का पिता भी जो दोस्तों यह राजा राम मोहन राय को ही कहा जाता है। तो इससे बहुत बार प्रश्न जो है जोड़ करके पूछा जाता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि मुगल और मेवाड़ के बीच संधि कब हुई थी। तो मुगल और मेवाड़ के बीच संधि कब हुई थी यह पूछा जा रहा है दोस्तों। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा इसका यानी 9 का जो है आपका बी आपका सही जवाब हो जाएगा। 1615 में जो मुगल और मेवाड़ के बीच जो है आपका यानी ये संधि हुई थी आपका, यानी मुगल और मेवाड़ के बीच जो संधि हुई कब हुई तो 1615 में हुई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि ताजमहल के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। तो ए ऑप्शन है अम्बेर, बी चुनार। अगला देखते हैं क्या ऑप्शन है आपका। अगला है काशगढ़ और मकराना।
तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, कि जो है ताजमहल के लिए कहाँ से आया था, तो मकराना से जो है पत्थर आया था। और जो ताजमहल का निर्माण दोस्तों मुग़ल सम्राट शाहजहाँ ने अपनी पत्नी की याद में कराया था, ये आप सबको पता होगा। और फ़ारस के विख्यात वास्तुकार उस्ताद जो है ईशा लाहौरी तथा मोहम्मद एकेंदी के निगरानी में ताजमहल का निर्माण हुआ था। यानी 1883 में जो यूनेस्को ने ताजमहल को विश्व सूची में शामिल किया था। इसकी खूबसूरती और जो है चमक के कारण जो है यह विश्व धरोहर की सूची में जो है 1883 में यूनेस्को के द्वारा जो है शामिल किया गया था। तो इसका डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन थे। तो कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे, ये पूछा जा रहा है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड डफरिन। यानी कि कांग्रेस की स्थापना के समय जो है आपका लॉर्ड डफरिन जो है आपका यहाँ के वायसराय थे। तो कांग्रेस की स्थापना दोस्तों 28 दिसंबर आपका 1885 को हुई थी। ये तो आप लोगों को बेसिक नॉलेज है, सबको पता होगा। ये जो है इसकी स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम ने किया था। यानी ए.ओ. ह्यूम के द्वारा जो 1885 में 28 दिसंबर को जो है जो कांग्रेस की स्थापना की गई थी। उस समय जो है भारत के वायसराय जो है आपके लॉर्ड डफरिन थे। अलीगढ़ की संधि का संबंध किससे है। तो अलीगढ़ की संधि के बारे में पूछा जा रहा है। तो 4 ऑप्शंस में देखते हैं दोस्तों कि अलीगढ़ की जो संधि है इसका संबंध किससे है। तो यह जो है दोस्तों अलीगढ़ की संधि जो है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी तथा सिराजुद्दौला के बीच जो यह संधि हुई थी। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। यानी 9 फरवरी आपका यानी कि 9 फरवरी 1757 को जो है आपको यानी कि सिराजुद्दौला तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो है यह अलीगढ़ की संधि हुई थी। तो इसका जो बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि यज्ञ की देखरेख कौन करता था। तो यज्ञ की देखरेख कौन करता था दोस्तों, यह पूछा जा रहा है, यह प्रश्न है हमारा। तो यज्ञ की देखरेख जो है ब्रह्मा करते थे। यानी बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि ब्रह्मा के द्वारा जो है यज्ञ की देखरेख की जाती थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि सुलह कुल की नीति किसने अपनाया था। तो सुलह कुल की नीति किसके द्वारा अपनाया गया, यह पूछा जा रहा। तो इसका सही दोस्तों जवाब हो जाएगा अकबर। यानी डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा कि सुलह कुल की जो नीति है आपका वह जो है अकबर के द्वारा यानी अपनाई गई थी। तो इसका डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। यानी सुलह कुल की नीति का जो प्रवर्तक अकबर थे। इस नीति का मूल उद्देश्य दोस्तों सार्वभौमिक जो सहिष्णुता थी। यानी कि इस सिद्धांत पर उनके शिक्षक जो कि अब्दुल लतीफ़ तथा सूफी विचार का काफ़ी प्रभाव था। और यह जो है आपका यानी इस प्रभाव के कारण ही है जो इसने 1552 ईस्वी में दीन इलाही नामक धर्म को भी चलाया। और 1575 ईस्वी में जो फतेहपुर सीकरी में जो धार्मिक बैठक के लिए इबादत खाना का भी निर्माण करवाया। तो यह जो है दोस्तों सुलह कुल की नीति अकबर के द्वारा ही जो है अपनाया गया था। तो इसका डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि इटली ने आक्रमण कर किस देश को जीता था। तो ये द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। तो यह जो है इटली ने आक्रमण करके किस देश को जीता था यह पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब हम लोग पहले ऑप्शन की ओर जाते हैं। पहला है इरिट्रिया, दूसरा देखते हैं कि क्या है सोमालीलैंड, तीसरा है मोरक्को, चौथा है अबेसिनिया। तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों
यानी कि इटली ने आक्रमण कर किस देश को जीता, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कि इटली ने आक्रमण करके जो है मोरक्को को जीता था। तो इसका सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि रुद्रदामन से संबंधित कौन सा अभिलेख है। तो रुद्रदामन से संबंधित कौन सा अभिलेख है दोस्तों, तो रुद्रदामन से संबंधित जो है आपका जूनागढ़ अभिलेख है। तो ये आपका सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि मंगल पांडे का संबंध किस इन्फेंट्री से था। तो मंगल पांडे का संबंध दोस्तों किस इन्फेंट्री से था, तो 34N1 से जो है आपका मंगल पांडे का जो है संबंध था। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। यानी 29 मार्च को जो है 29 मार्च को जो है आपका 1857 को मंगल पांडे नामक एक सैनिक था, जो बहादुर सैनिक कह सकते हैं इनको, क्योंकि इनके ऊपर ही जो है आपका जो है 1857 की क्रांति इनसे ही आरंभ की गई थी। तो ये जो है बैरकपुर में गाय की चर्बी वाले कारतूसों को मुंह से काटने से जो स्पष्ट मना कर देते हैं। कौन दोस्तों, तो ये मंगल पांडे। तो इसी के फलस्वरूप जो है उसे गिरफ्तार करके जो 8 अप्रैल 1857 को जो है फिर उसे यानी 8 अप्रैल को जो है उसे फांसी दे दी जाती है। तो ये मंगल पांडे का संबंध जो है 34NI से था। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है दोस्तों वह जो है आपका किसके शासनकाल में हुआ, यह पूछा जा रहा है। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति तो आपका कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित जो है 4 संगीतियाँ आयोजित की गई थी, और 4 संगीतियों में जो है यानी पहली बौद्ध संगीति जो है 483 ईस्वी में जो है यानी अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। दूसरी बौद्ध संगीति जो है 383 यानी 100 साल बाद जो है कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। और तीसरा जो है आपका संगीति 251 में जो है आपका अशोक के शासनकाल में हुई। और चतुर्थ जो है बौद्ध संगीति आपका कनिष्क के शासनकाल में जो है आपका यहाँ कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। तो इसका डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि स्वराज पार्टी का संबंध निम्न में से किस व्यक्तित्व से था। तो स्वराज पार्टी का संबंध पूछा जा रहा है दोस्तों। तो ये CR दास यानी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो है आपका स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। तो ये आपका सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक किसे माना जाता है। तो सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक किसे माना जाता है, तो हम लोग देखते हैं इसके ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला ऑप्शन है इसका दोस्तों लॉर्ड मिंटो, रैमजे मैकडॉनल्ड, लॉर्ड इरविन और वेलेस्ली। यानी इन चारों में ये पूछा जा रहा है कि आपका सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक किसे माना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड मिंटो, यानी ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा कि सांप्रदायिक जो है आपका निर्वाचक का जो है जनक लॉर्ड मिंटो थे। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन सुमेलित है। तो यानी सही सुमेलित है यह पूछा जा रहा है। तो हम लोग देखते हैं कि कौन इस सही सुमेलित है। तो इसका सबसे पहला ही हो जाएगा दोस्तों भारत परिषद अधिनियम जो है 1892 में प्रतिनिधि सरकार की स्थापना। तो आपका पहला ऑप्शन ही इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। यानी कि ये जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान था जो कि
आपका इसके खातिर यानी जो है इसकी भारत परिषद अधिनियम की जो है सरकार की स्थापना की गई थी। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया था। तो राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था दोस्तों। तो इसका राष्ट्रीय ध्वज का जो है पिंगली वेंकैया के द्वारा जो है डिज़ाइन तैयार किया गया था। और राष्ट्रीय ध्वज को जो संविधान सभा में हंसा मेहता ने प्रस्तुत किया था। हंसा मेहता, तो ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया दोस्तों, तो इसको भी ध्यान में रखिए कि यानी डिज़ाइन तो आपका पिंगली वेंकैया के द्वारा तैयार किया गया था और जो है इसको यानी इसके संविधान सभा में हंसा मेहता ने प्रस्तुत किया था। तो इसका ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 2018 में जो है फीफा विश्व कप किस देश ने जीता था। तो आपका 2018 का फीफा वर्ल्ड कप के बारे में यानी विश्व कप के बारे में पूछा जा रहा है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अर्जेंटीना। तो फीफा जो है विश्व कप किसने जीता था 2018 का। तो अर्जेंटीना के द्वारा जो है यह जीता गया था। और अगला एशियाई खेल पूछा जा रहा है दोस्तों कि अगला जो है एशियाई खेल कहाँ आयोजित की जाएगी। तो अगला एशियाई खेल जो है आपका कहाँ आयोजित की जाएगी। तो 4 ऑप्शन में जापान है, चीन है, अगला कौन सा ऑप्शन है देखते हैं, भारत और रूस। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका बी, चीन में जो है अगला एशियाई खेल आपका खेला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि 6 अगस्त 1945 तथा 9 अगस्त 1445 को क्रमशः जापान के हिरोशिमा, यहाँ दोस्तों 14 होगा 1900 यहाँ 1900 सही है, ये 1445 नहीं होगा 1945 होगा दोस्तों। तो आप लोग ठीक कर लीजिएगा, यहाँ 1945 होगा, 1445 नहीं होगा। तो आइए हम लोग फिर से देखते हैं कि 6 अगस्त 1945 तथा 9 अगस्त 1945 को क्रमशः जापान के हिरोशिमा तथा नागासाकी पर जो परमाणु बम गिराए गए थे तो उसमें कौन सी अभिक्रिया हुई थी। तो यहाँ जो है दोस्तों जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है आपका 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 यानी 3 दिन के गैप के बीच जो है जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर जो है परमाणु बम गिराए थे। तो ये जो अमेरिका के द्वारा गिराए गए थे। तो ये जो है आपको किस अभिक्रिया के फलस्वरूप थे। तो ये विखंडन की अभिक्रिया के फलस्वरूप थे दोस्तों। तो ये आपका सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि अलकनंदा तथा जो है भागीरथी नदी कहाँ आकर मिलती है। तो अलकनंदा तथा भागीरथी नदी कहाँ आकर मिलती है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका देवप्रयाग, यानी देवप्रयाग में जो है आपका अलकनंदा तथा भागीरथी नदी जो है आकर के मिलती है। तो इसका सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि जगोटा त्रिकोण से संबंधित देश है। तो जगोटा त्रिकोण से संबंधित कौन सा देश है यह पूछा जा रहा है दोस्तों। तो यह इसका सही जवाब हो जाएगा दक्षिण कोरिया, वियतनाम तथा जापान। ये तीनों देश जो है आपका जगोटा त्रिकोण से संबंधित देश है। तो आपका ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन इस्पात उद्योग के संबंध में सुमेलित है। तो इस्पात उद्योग के संबंध में कौन सुमेलित है यह पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों तमिलनाडु सलेम, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन आपका तमिलनाडु का जो सलेम है यह इस्पात उद्योग से जो है आपका संबंधित है। क्योंकि दुर्गापुर जो है स्टील प्लांट दोस्तों आपका यह जो है पश्चिम बंगाल में है, यानी ये दुर्गापुर आपका पश्चिम बंगाल में हो गया। और राउरकेला जो है आपका दोस्तों यह आपका हो गया उड़ीसा में।
यानी ये राउरकेला उड़ीसा में हो गया, और भिलाई जो है आपका छत्तीसगढ़ में हो गया। तो ये तमिलनाडु और सलेम ही आपका जो है सही ऑप्शन इसका है। तो आपका यानी कि ए ऑप्शन ही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न को सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करना है दोस्तों, इसका फॉन्ट आपको छोटा करना पड़ेगा क्योंकि इसका ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो काजीरंगा का यानी काजीरंगा है आपका, और जो कि महाराष्ट्र में यानी कि मिलान करना है हम लोगों को, बांधवगढ़ है असम, नंदन कानन है मध्य प्रदेश, मेलघाट है उड़ीसा। तो इसका सही जवाब जो आपका हो जाएगा दोस्तों, यानी 29वां प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन आपका, यानी ए का दूसरा, यानी काजीरंगा जो है वह तो आसाम में है दोस्तों। बी का आपका तीसरा बांधवगढ़ जो है यह मध्य प्रदेश में है, और सी का जो है चौथा यानी नंदन कानन जो है आपका उड़ीसा में है, और ये जो मेलघाट है दोस्तों यह आपका महाराष्ट्र में हो जाएगा। तो ये आपका सही मिलान हो गया, यानी कि ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का जो है पहला। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि दूध सागर जलप्रपात कहाँ है। तो दूध सागर जलप्रपात कहाँ है यह पूछा जा रहा है। तो दूध सागर जलप्रपात जो है दोस्तों यह आपका गोवा में स्थित है। तो दूध सागर जलप्रपात गोवा तथा कर्नाटक की जो है सीमा पर स्थित है दोस्तों, और यह जो है आपका झरना भगवान महावीर अभयारण्य तथा मोल्लेलम राष्ट्रीय उद्यान के बीच अवस्थित है। यानी यह जलप्रपात जो है आपका यानी कि गोवा तथा कर्नाटक की सीमा पर स्थित है, और यह जो है भगवान महावीर अभयारण्य जो है आपका तथा मोल्लेलम राष्ट्रीय उद्यान के बीच अवस्थित है, यानी सीमा पर अवस्थित है। तो इसका ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि नमचिक नमकुफ कोयला क्षेत्र कहाँ है। तो नमचिक नमकुफ कोयला क्षेत्र पूछा जा रहा है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, यानी डी ऑप्शन आपका इसका सही जवाब हो जाएगा कि ये जो नमचिक नमकुफ कोयला क्षेत्र यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन सा मंडल सर्वाधिक गर्म होता है। तो कौन सा मंडल सर्वाधिक गर्म होता है दोस्तों यह पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी ऑप्शन क्षोभ मंडल, यानी क्षोभ मंडल जो है आपका सबसे गर्म मंडल होता है। जैसा कि हम जानते भी है कि जैसे जैसे हम धरती के तल से ऊपर की ओर जाते हैं तो तापमान क्या होता है दोस्तों, कम होता जाता है। तो चूँकि जो क्षोभ मंडल है सबसे निचला परत है आपका पृथ्वी का, यानी पृथ्वी के सबसे नीचे है यह, वायुमंडल का सबसे निचला परत है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक है, इस वजह से यह जो है सर्वाधिक गर्म रहता है। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। कर्नाटक और महाराष्ट्र में अवस्थित पश्चिम घाट को क्या कहते हैं। तो कर्नाटक और महाराष्ट्र में अवस्थित पश्चिम घाट को क्या कहते हैं दोस्तों। तो चार ऑप्शन देख लेते हैं पहले हम लोग इसका, नीलगिरी, अन्नामलाई और सह्याद्री और पालघाट। तो इसका सह्याद्री सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन सह्याद्री की आपका, यानी कि जो प्रश्न है हमारा कि कर्नाटक और महाराष्ट्र में अवस्थित पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं, तो सह्याद्री कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो कौन सुमेलित नहीं है यह पूछा जा रहा है। तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों जो है आपका शिवकिला जम्मू कश्मीर, यानी ये आपका सही सुमेलित नहीं है।
या बाकी जो है नाथुला सिक्किम में है, रोहतांग जो है हिमाचल प्रदेश में है, और बोम्बीडला जो है अरुणाचल प्रदेश में है। तो आपका सिपकिला जो है जम्मू कश्मीर में है, यह सम्मिलित नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका सी ऑप्शन, सिपकिला जम्मू कश्मीर। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, रंगीत नदी कहाँ बहती है, यह पूछा जा रहा है। तो रंगीत नदी जो है दोस्तों, तीस्ता नदी सिक्किम की जो है 2 जीवन रेखा समझने वाली नदियां हैं, यानी कि यह जो है आपका यानी इसका सही जवाब हो जाएगा कि यह सिक्किम की नदी है। तो आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है दोस्तों? तो कर्क रेखा जो भारत के 8 राज्यों से होकर के जो है गुजरती है, जिसमें कि गुजरात, आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम है। तो ये इसका यहाँ पर क्या ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोगों को चुनना होगा आंसर? तो यहाँ आपका ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा कि झारखंड, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और मिजोरम, इन सब से जो है आपका यानी कि कर्क रेखा होकर के गुजरती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि किस अनुच्छेद के तहत नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले जो नीति निर्देशक तत्व का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 36 से जो है 51 के बीच जो है किया गया है, और इसका आपका सही जवाब जो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, अनुच्छेद आपका 37, यानी कि इसमें दिया गया है कि नीति निर्देशक तत्व जो है आपको जो न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि राज्य निर्वाचन आयुक्त को कौन पदच्युत कर सकता है, यानी कौन जो है उसको हटा सकता है राज्य निर्वाचक आयुक्त को, यह पूछा जा रहा है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी हम लोग पहले ऑप्शन देखते हैं कि पहला है राज्यपाल, फिर दूसरा है राष्ट्रपति, तीसरा है प्रधानमंत्री, चौथा डी प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का है, यानी जो प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का, उस प्रक्रिया के तहत जो है इन्हें भी हटाया जा सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका दोस्तों कि जो है यानी जो प्रक्रिया आपका उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का है, वही प्रक्रिया के द्वारा जो है इसे भी हटाया जा सकता है। तो आपका डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित कौन सा क्रम सही है। तो राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों। तो हम लोग इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका डी ऑप्शन, यानी कि ये फर्रुखदीन अली अहमद, ज्ञानी जेल सिंह, आर वेंकटरमन तथा डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, यानी पहले फर्रुखदीन अली अहमद बने, फिर ज्ञानी जेल सिंह, फिर आर वेंकटरमन, फिर डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो इसका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा कि राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित जो है डी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है दोस्तों इस वीडियो का कि भारत में कितने बार आपातकाल लागू हो चुका है। तो भारत में जो है दोस्तों अनुच्छेद जो है 352 के अंतर्गत जो है बाह्य आक्रमण के आधार पर जो है आपात की घोषणा की जा सकती है, और यह जो है आपका यानी कि इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा कि 2 बार जो है भारत में आपका आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है। तो प्रथम घोषणा जो है दोस्तों आपका 26 अक्टूबर 1962 में की गई थी,
जो कि आपका यानी कि जो बाहा आक्रमण से संबंधित यह घोषणा थी, चीनी आक्रमण के समय यह घोषणा की गई थी। वहीं जो है आपका ये जो है आपका 1968 में वापस भी ले गई थी। और दूसरी बार जो आपात की घोषणा 1971 में की गई थी दोस्तों, जो पाकिस्तान के युद्ध के समय यह घोषणा की गई थी। तो भारत में जो कुल 2 बार जो है आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। तो कैसे लगे दोस्तों ये सेट आप लोगों को? अगर अच्छे लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके दोस्तों को शेयर कीजिए, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि ऐसे ही सेट जो है मैं लगातार आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। तो तब तक के लिए मेरे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।